वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त आपके पास नादिर मौका है कि आप अगर दिल की बीमारियों के हवाले से या मिथ्स के हवाले से या जो सर्जरीज़ या ऑपरेशंस डॉक्टर्स आपको बताते हैं उसके हवाले से कोई भी इबाम आपके जहन में, सवाल आपके जहन में, कोई ऐसी बात है जो आप करना चाहते हैं, सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो इस वक्त फ्री ओपीडी हो रही है क्योंकि दोनों सर्जन हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मैं आपको बताती चलूँ कि दोनों का ताल्लुक पटेल हॉस्पिटल से है। डॉक्टर गुफरान खान हमारे साथ मौजूद हैं जो चीफ कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ डॉक्टर इकरा रहमान मौजूद हैं जो कि कार्डियक सर्जन हैं। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दोनों डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। जितनी बातें आपने करनी है आप कर सकते हैं हमें कॉल करके। सबसे पहले लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे हमने ये टॉपिक ही यही रखा है कि मिथ्स जो सर्जरीज के साथ जुड़े हुए हैं, वो मिथ्स क्या हैं वैसे जो आप सुनते हैं पेशेंट से यूजुअली? जी, और देखें हार्ट की सर्जरी जो है ना, लोगों को ज़्यादातर मालूमात इतनी ज़्यादा नहीं है और अवेयरनेस भी नहीं है हार्ट डिजीज़ के मुतालिक। दैट्स वाई वो हार्ट डिजीज़ में जल्दी जल्दी मुब्तला हो रहे हैं। काफ़ी कॉमन हो गई है दिल की बीमारी। रीज़न्स उसके बहुत सारे हैं, खैर हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। लेकिन जो सर्जरी के मुतालिक ज़्यादा मिथ्स है कि जब हम ऑपरेशन होगा तो कहीं हम होश में आएंगे या नहीं आएंगे, ये बड़ा एक लोगों को होता है कि अब और हार्ट अब रुक जाएगा तो दोबारा चलेगा या नहीं चलेगा। तो एक ये है। दूसरा एक ये समझते हैं कि जैसे हार्ट की सर्जरी जैसे बाईपास होता है फॉर एग्जांपल, वैसे और भी होती हैं सर्जरी। तो बाईपास में दिल को बाहर निकाल के आप लोग करते हैं काम और इस तरह से ये है। तो इसमें सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हार्ट सर्जरी जो होती है ना, ये कई अक़साम की होती है। जो कॉमनली जो हम करते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन वो बाईपास सर्जरी है जी। तो बाईपास सर्जरी में जो ब्लॉकेज है ना उसको बाईपास करते हैं। वो टांग से वेन निकालते हैं या हाथ से निकालते हैं आर्टरी या चेस्ट के अंदर से आर्टरी। तो वो जो होता है बाईपास, उसमें दिल को निकालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आर्टरीज होती हैं दिल के ऊपर चल रही होती हैं। तो इसमें दिल के अंदर भी नहीं जाना होता। अंदर उस सूरत में जाते हैं अगर हमने वैल्व की ऑपरेशन करनी है। तो ये इसलिए ये अपने जहन से निकाल दें कि भाई दिल को वो बाहर निकाल के फिर ऑपरेशन किया जाता है। हाँ, अलबत्ता दिल के अंदर जो ब्लड होता है वो निकाल लिया जाता है। वो हम दिल के अंदर ख़ास किस्म के कैनुले होते हैं। मगर वो ये सब तमाम चीज़ें जो है प्रोसीजर का हिस्सा है और ये पूरी तरह से सेफ़ है ना? जी जी, हार्ट सर्जरी देखें आजकल बहुत सेफ़ है और बहुत कॉमन है। इस वक्त कराची शहर में बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ हार्ट सर्जरी हो रही है। रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बाईपास सर्जरी के जो रूटीन केसेस हैं उसमें 1% या उससे भी लेस रिस्क है। रिस्की केसेस होते हैं उस सूरत में होते हैं अगर किसी को पहले हार्ट के मल्टीपल अटैक्स हुए हैं और हार्ट वीक हो गया तो उस सूरत में ऑपरेशन रिस्क होता है। लेकिन इवन देन अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं सर्जरी के। सर्जरी स्टिल पॉसिबल। ठीक है, हम एक सवाल डॉक्टर साहिबा आपसे इसका जवाब दीजिएगा आफ्टर द कॉलर कि क्या जो डेथ रेट है वो कितना है? कि लोगों को लगता है कि बस शायद उसी ओटी पे टेबल पे मैं एंड अप ना कर जाऊं, डेथ ना हो जाए। तो इसके बारे में आप हमें ज़रा बताइएगा आफ्टर द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम शहाद साहब, मुख्तसरन आज आप लोगों ने बात करनी है और अपना सवाल करना है जी। देखिए मुख्तसर ये कि मेरा खुद बाईपास हुआ। अच्छा, जब बाईपास होने जा रहा था तो उस वक्त मेरी पूरी फैमिली, हम सब ने जाके डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा डॉक्टर साहब पूरी फैमिली, पूरे जानने वाले दोस्त अब आप मेरे हक में दुआ कर रहे हैं। कह रहे नहीं भाई, एक और गुजारिश ये है कि आप उनसे कहें मेरे हक में दुआ करें कि जब मैं कर रहा हूँ कोई मुझसे गलती ना हो जाए, कोई कोताही ना हो जाए। हक डॉक्टर के हक में दुआ करवाया करें, डॉक्टर से उस वक्त कोई गलती ना हो। तो ये एक तो बाईपास की ये उन्होंने मुझे बताई थी तरीका कार के मेरे हक में दुआ। दूसरा देखिए, बाईपास होने के बाद आप शीशे का, ये कहते हैं ना लोग कि बस अब आप जो मर्जी करें और जैसे अब आप नौजवान हो गए, नहीं, मैं अब उसके बाद खुद समझ रहा हूँ कि अब हम शीशे के घर में हैं। अच्छा। कहीं कोई मुझे स्लिप धक्का ना दे दे, जाके गिरूं तो पसली पैर इधर से उधर हो जाए फला। बहुत आप लाइफ को बदलना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा। ये मेरा सवाल है। आप डॉक्टर साहब, अच्छी बात आपने की, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहिबा बताइए, शीशे के घर में रह रहे होते हैं आफ्टर सर्जरी, यानी आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है? देखिए, ख्याल रखने का जहाँ तक ताल्लुक है, 2 मंथ्स जो होते हैं ना कैबेज के बाद, ये जो बाईपास सर्जरी या वेल रिप्लेसमेंट या कोई भी हार्ट के हवाले से जो भी सर्जरी हो रही है, इनिशियल 2 मंथ्स जो होते हैं वो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं। उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, कोई मसला भी सामने नज़र आ सकता है। और वो टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट वाकई बहुत सेंसिटिव होता है और प्रोन टू इन्फेक्शंस होता है। हम पेशेंट को डिस्चार्ज पे ये चीज़ें हम गाइड करते हैं कि थोड़ा लोगों से मिलना जुलना, बिकॉज कोविड अभी रिसेंटली हम सबको हिट कर चुका है, तो लोगों से मिलना जुलना कम करें, गले मिलना, हाथ मिलाना, ताकि इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो कम से कम रहे। वूंड जो होता है ना, जो ज़ख़म होता है, टांग का ज़ख़म होता है, एक चेस्ट का जो ज़ख़म होता है, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है।
उसमें पस पड़ने का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो अगर किसी भी इन्फेक्शन से आप जो है कांटेक्ट में आएंगे तो आपका ज़ख्म ख़राब हो सकता है। ये बल्कि बाकी लोगों के लिए भी अवेयरनेस है कि जब आप पेशेंट को देखने जाएं तो उससे बहुत ना लिपटाएं या उससे बहुत ना चिमटे या लिपटें। बेसिकली अपनी मोहब्बत का इजहार आप लफ्जों में करें दूर से। बेसिकली तो हॉस्पिटल विजिट कम से कम ही करना चाहिए ताकि आपका पेशेंट भी सेफ रहे और आप भी हॉस्पिटल जा रहे हैं तो कोई इन्फेक्शन कैरी करके साथ घर ना ले आएँ। ठीक है, तो कम से कम विजिट करें और 2 महीने तक एटलीस्ट एहतियात करें, पेशेंट खुद भी और लोग भी जो उनके अराउंड हैं। थोड़े से एहतियाती होती है कि आपको वज़न नहीं उठाना होता है, नीचे नहीं झुकना होता है, नमाज बैठ के पढ़नी होती है, इशारों के साथ पढ़नी होती है, ड्राइव नहीं करनी होती है और जैसे रिक्शा वगैरह में सफ़र नहीं करना होता है, बाइक पे नहीं बैठना लेकिन होता है। अपनी ज़िंदगी को मॉडिफाई ज़रूर करना होता है लॉन्गर रन के लिए ताकि आप दोबारा किसी मसले में ना आए। ये सारी एहतियातें इसी वजह से होती हैं कि आपके वुंड को जो हड्डी है ना आपकी उसको जुड़ने का टाइम मिल जाए। बिकॉज जब हम सर्जरी करते हैं तो हम ये आपकी जो स्टर्नम में जो चेस्ट बोन होती है उसको काट देते हैं। अब आपने इतनी डिटेल बतानी है ना उसके बाद उन्होंने और डर जाना है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रीजन आपसे बात कर रहा हूँ लाहौर से। हाँ जी जी रिसेंटली मैम मेरा ना डीप बाईपास हुआ है, तकरीबन 8 माह हो गए हैं। ठीक है। तो मुझे कभी कभी ना दिल पे ना वो से कड़क कड़क सी आवाज आती है अंदर से ना, जैसे कुछ चीज खड़क रही है अंदर ना। तो वो जब मैं हॉस्पिटल बताता हूँ तो वो कहते हैं कि जी ये कुछ नहीं होता, ये वैसे जो आपकी जो मूवमेंट है ना उसकी वजह से है। तो ये चीज मैंने पूछनी। डॉक्टर साहब कोई सवाल है आपका इनसे? जी जी मैं इसका जवाब में देता हूँ। इनका आपका सवाल खत्म हो गया था। हाँ, आपने तो कुछ नहीं पूछना है इनसे। आपकी सर्जरी को टाइम कितना हो गया? 8 मंथ्स। 8 मंथ्स। अच्छा, इनका इसका जवाब ऑन एयर आपको बताएंगे अजीजुल हक साहब, ऑन एयर सुनिए जी। इनका देखें, जब वो हड्डी जो होती है ना ये दरमियान से आप काटते हैं तो इसको हम तारों के ज़रिए, स्टील वायर्स होती हैं उसके ज़रिए इसको जोड़ते हैं। अच्छा, वो जो स्टील वायर्स हैं वो उसको हड्डी को आपस में मिला के रखती है ताकि उधर मूवमेंट से वो हड्डी में कोई आवाज़ ना है। जब ये आवाज़ आती है ना किसी मूवमेंट से तो इसका मतलब इसमें प्ले है। प्ले मीन्स कि हड्डी मूव हो रही है, वो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। जब आप स्टील वायर्स लगा देते हैं तो वो बिल्कुल स्टेबल फिक्सेशन हो जाती है, लेकिन हीलिंग नहीं हुई। ये है डे 0। तो जब जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करता है 2 महीने बाद हड्डी इतनी हील हो जाती है कि इसमें कोई आवाज़ और इस तरह की बाद औक़ात शुरू में मूवमेंट में हल्की सी आपको ऐसी फील होता है कि कोई चीज़ मूव हो रही है, लेकिन वो नॉर्मल है। अगर ज़्यादा मूवमेंट हो तो हम उसको टेस्ट चेक करते हैं, प्रेस करके ना उसे थोड़ा सा चैलेंज करके, और ज़्यादा मूवमेंट हो हमें पता लग जाता है। इसको हम कहते हैं नॉन हीलिंग हो रही है या बोन डिहीसेंस हो गई है, यानी कि बोन हिल गई है अपनी जगह से। वो सीरियस मसला होता है। अगर वो प्रॉब्लम हो तो पेशेंट को फ़ौरन, अगर तो फ़ौरन तो 8 महीने हो चुके। हाँ, इसको 8 महीने देखें, 8 महीने के बाद ये नहीं होना चाहिए। अगर आवाज़ आ रही है तो इनको दिखाना चाहिए सर्जन को, और वो उसको टेस्ट करके देखेगा कि इधर मूवमेंट तो नहीं है। बाज़ वक़्त क्या होता है, बोन जो है ना एजेस वो एक दूसरे से साथ सही तरह से मिले नहीं होते, तो जो हीलिंग हुई होती है वो फाइब्रस हीलिंग, मतलब बोनी हीलिंग नहीं होती। तो इन दैट केस मूवमेंट आ सकती है, लेकिन आवाज़ आना इज़ क्वाइट अनयूजुअल। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, स्पेशली वो आवाज़ आती है ऊपर वाले हिस्से से, ये वाला हिस्सा, वो यहाँ जॉइंट्स भी होते हैं तो आवाज़ वहाँ जॉइंट से भी आ सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी, मेरा ख्याल है इनकी बोन हील हो चुकी है, तो ये आवाज़ इस तरह की आना जो है ना ये किसी और जगह से किसी और वजह से है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर को दिखाना, चेकअप कराना ज़रूरी है। चेक कराना। अच्छा, ये जो डेथ रेट वाला मैंने सवाल किया था डॉक्टर साहब, आप ही बता दें कि क्या इसमें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही महसूस होता है ना कि हम पता नहीं, जो भी हार्ट सर्जरी होती है उसकी नौइयत होती है, उसमें हर सर्जरी का रिस्क फैक्टर डिफरेंट होते हैं। वो डिपेंड करते हैं मल्टीपल चीज़ों पे, मतलब पेशेंट के से रिलेटेड फैक्टर होते हैं। जैसे पेशेंट की लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ है, उसको अंडरलाइन डायबिटीज़ भी है और इश्यूज़ भी हैं, उसके हार्ट का फंक्शन डाउन है, उसकी जो वेसल्स हैं वो स्मॉल हैं, या जेंडर फीमेल है, फीमेल जेंडर में रिस्क ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हम एक स्कोरिंग सिस्टम के तहत असेस करते हैं कि भाई अगर ये, या किसी को रीनल फेलियर, किडनी का भी प्रॉब्लम है, और किसी को पहले फालिज हुआ हुआ है, या इस तरह की चीज़, या शुगर इशू है, ये शुगर है, कंट्रोल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें रिस्क डिटरमिन करती हैं। तो उसको हम अकॉर्डिंग टू स्कोरिंग सिस्टम हमारे को होता है, उसके हिसाब से उसको 2-3 कैटेगरीज में करते हैं। वो पहले से ही बता देते हैं पेशेंट को कि ये आपको मिनिमल रिस्क है, आपका मॉडरेट रिस्क है। मॉडरेट रिस्क है तो 6-8% है, अगर 11% से ऊपर जाता है तो हाई रिस्क है। तो 11% तो बहुत ही अनयूजुअल है किसी पेशेंट का। तो मतलब अगर आप 100 पेशेंट ऑपरेट कर रहे हैं, अगर कोई आपका
नॉर्मल कंडीशन में 1% या 2% 2 लोगों को होना चाहिए, खुदा ना खास्ता ना सर्वाइव करें। लेकिन आजकल हार्ट सर्जरी बहुत सेफ है। अच्छा। तो इसमें इस तरह की डेथ्स का चांस बहुत कम है। इट्स वेरी रेयर। मॉडिफिकेशंस भी बहुत एडवांसमेंट्स आ गई हैं जी, ये सारी चीज़ें बेहतर। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर है और जी नासिर साहब। हाँ, डॉक्टर गुफरान साहब का बड़ा मैं थैंकफुल हूँ, बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी अम्मी की इन्होंने ऑपरेशन की थी। अच्छा। और शी वाज वेरी क्रिटिकल एंड यू नो ही जस्ट रेस्क्यूड हर फॉर अस। सो अभी माशाल्लाह वो बड़ी सेहतयाब हैं और ही इज यू नो ब्रिलियंट डॉक्टर। अच्छा, मुझे ये पूछना था, सवाल ये है कि जो कैबेज होता है पेशेंट का, तो उसका रेगुलर चेकअप मतलब रिपीटेशन में कितनी बार होना चाहिए? ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग? इफ द पेशेंट इज वेरी मच यू नो राइट, आई मीन नाइस, वर्किंग वेल एंड एवरीथिंग एल्स, वो पिल्स ले रही हैं नहीं, तो वो चेकअप कितना अच्छे बाद ड्यू होता है? ठीक है, ओके, हम बताते हैं आपको। कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप इनसे? नहीं। ठीक है नासिर साहब, हम ऑन एयर बात करते हैं इस पे। जी देखिए, इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल किया। पहली बात तो थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो होता है ना चेकअप, ये लोग जब सर्जरी के बाद सेहतयाब होते हैं, भले चंगे हो गए, तो वो भूल जाते हैं। वो चेकअप को फिर बिलीव नहीं करते कि वो चेकअप कराना भी है नहीं कराना। तो वो रेगुलर चेकअप ज़रूरी है। उसको हम इस तरह से करते हैं कि वो पहली विजिट जो है ना 1 हफ्ते बाद होती है सर्जरी के डिस्चार्ज के बाद। ठीक है। उस दौरान में इनके स्टिचेस वगैरह रिमूव करते हैं और सेकंड विजिट उसके 1 महीने बाद, यानी कि रफली 1.5 महीने आफ्टर द ऑपरेशन, उस सर्जरी के बाद हम पेशेंट को साइन ऑफ कर देते हैं। यानी कि कार्डियक सर्जन जो है ना उनको क्लियर कर देता है कि नाउ यू आर फ्री टू ज्वाइन योर वर्क, और अपने आप के ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं, आप झुक भी सकते हैं, गाड़ी भी चला सकते हैं, वज़न भी उठा सकते हैं। ये 1.5 से 2 महीने में होता है। उसके बाद जो है ना इनको हम एडवाइस करते हैं एवरी 3 to 6 मंथ्स कार्डियोलॉजिस्ट को फॉलो अप करें। ये कार्डियोलॉजिस्ट वो है जो इनको केस पहले से डील कर रहा है, जिसने इनकी एंजियोग्राफी की है और वो सब। तो नॉर्मली ये पेशेंट जो है ना, जो लैकिंग है हमारे जो लोगों के में है ना, वो ये है कि फिर वो दोबारा कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, या जाते हैं, कुछ लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं वो जाते भी हैं। रूटीन चेकअप्स तो भी होते हैं। रूटीन चेकअप वो ही करते हैं उनका। ठीक है। उस दौरान में अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको सारा फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट कर। और ये हार्ट की बीमारी है ना, प्रोग्रेसिव बीमारी है। इसको लोगों को ये समझना चाहिए कि इसके लिए जो मेडिसिन पहले खा रहे हैं वही तकरीबन खानी पड़ती है और अपना ख्याल रखना पड़ता है। लाइफस्टाइल भी समटाइम्स चेंज लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ता है। डॉक्टर साहिबा, कितने ये इसका अकरेंस जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा है या मर्दों में ज़्यादा है? ऐसी कोई चीज़ है? देखिए, अभी तक जो मैंने देखा है तो मुझे मेल्स में ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन ख़वातीन में भी है। ऐसा नहीं कि ख़वातीन बची हुई हैं इससे, लेकिन ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। उन लोगों में बहुत कम देखा जाता है जो लोग हेल्थ जैसे फ़िटनेस फ्रीक जिन्हें आप कह सकते हैं कि अपने कुछ लोग जिम बड़ी पाबंदी से करते हैं, कुछ लोग वॉकिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनमें ये काम एग्जैक्टली वो लोग काफ़ी जो है वो इन चीज़ों से बचे रहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं जी इतने दुबले पतले हैं और इतना ये तो खाने का ख्याल रखते हैं, उसके बावजूद इनको हार्ट अटैक हो गया, इसके बावजूद इसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं होता, पतले मोटे से इतना ताल्लुक नहीं होता। बेसिकली ताल्लुक होता है आपकी जेनेटिक्स से। ठीक है, आप हो सकते हैं कि आप वैसे बहुत ज़्यादा वाकई फ़िट हों, आप जिमिंग वगैरह भी करते हों, लेकिन अगर दिस डिजीज़ इज़ रनिंग इन योर फैमिली तो आप इससे बच नहीं सकते, आपको एहतियात करनी पड़ेगी। इसका थोड़ा सा मैं भी जवाब दूं। वो एक्चुअली कॉलर के बाद देंगे डॉक्टर साहब, कॉलर एक है, उसके बाद जवाब भी दीजिएगा और ये बताइएगा कि अगर ऑपरेशन थिएटर में कोई शेर जहन में आता है तो वो कौन सा है, या स्टेजेस वाइज भी शेर आते हैं ना। ओटी की दुनिया मेरी दोस्त कहती थी, अभी मैं इनसे भी कह रही हूँ कि वो बड़ी मुख्तलिफ होती है, तो थोड़ा सा उसका भी आज हमें नज़ारा अपनी नज़र से और ज़बान से करवाइएगा। आफ्टर द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी नवीद साहब। जी सर, मैंने मसला करना था कि मेरे ना लेफ्ट साइड पे ना चेस्ट के ऊपर पेन है वो अच्छे से। ये पेन नहीं खत्म हो रही। मैंने बहुत से डॉक्टर साहब को चेक करवाया लेकिन ये पेन नहीं खत्म हो रही। हार्ट के तो टेस्ट उन्होंने किए हैं, हार्ट में तो कोई मसला नहीं आ रहा है, लेकिन सर ये लेफ्ट साइड पे जो पेन है ना वो नहीं खत्म हो रही। वो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे बहुत जो है ना तो परेशान किया हुआ है। ये क्या मसला हो सकता है सर, प्लीज ये मशवरा करना। अच्छा नवीद साहब, तो जब उन्होंने ये आपको बताया कि हार्ट का मसला नहीं है तो ये भी बताया होगा कि फिर कौन सा मसला है? ये
पता नहीं गया, टेस्ट में तो सब कुछ नॉर्मली आता है, लेकिन यहाँ पेन ही खत्म हो गई। ठीक है, हम ऑन एयर इस पे बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मुझे तकरीबन कुछ हफ्तों से ऐसी कंडीशन हो रही है कि जब खाना खा रही हूँ दोपहर का और रात का, तो मुझे सिर्फ फेस के ऊपर पसीने आ रहे हैं और मतलब 3-4 मिनट तक ये कैफियत रहती है और उसके बाद फिर मतलब ईज आउट होती है सिचुएशन। और ये तकरीबन कुछ महीने, काफ़ी महीने पहले हो रहा था, फिर बीच में ठीक हो गया। अब ये ऐसा हो रहा है सिर्फ फेस पे आ रहे हैं और एक अजीब सी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाती है 3-4 मिनट के लिए। अब मैंने बीपी चेक किया है तो वो सिर्फ 3-4 डिग्री ऊपर जाते हैं खाने के बाद, मगर कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है बीपी। और दूसरा मेरे लेफ्ट जो बाजू है उसमें मतलब मेरे बिल्कुल मतलब जैसे कोई चीज़ पकड़ी नहीं जाती, काम कर रही होती है तो लेफ्ट बाजू में प्लेट तक नहीं पकड़ी जाती, जैसे गिर जाएगी। और लेफ्ट शोल्डर ब्लेड में भी दर्द होती है काम करते हुए, बैक ऑफ द शोल्डर। अच्छा ठीक है, हम इस पे ऑन एयर बात कर लेते हैं। आई थिंक कोई सवाल तो नहीं है ना, ऑन एयर ही बात करेंगे। जी 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 सोबिया, हम ऑन एयर आपको बताते हैं। नवीद साहब का जवाब आप दे दीजिए, सोबिया के बारे में आप बता दीजिएगा। नवीद साहब ने ये कहा था कि मेरे चेस्ट में पेन है। मैंने सारी शायद उन्होंने चेकअप करा लिए। हाँ, इनका चेकअप तो हो चुका है। इनको जब भी चेस्ट पेन होता है या अराउंड चेस्ट होता है तो ज़्यादातर कंसर्न ये होता है कि मुझे हार्ट का मसला तो नहीं है। लेकिन हार्ट के मसले में अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स में क्या, आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है और आपकी फैमिली हिस्ट्री, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपको एक दफ़ा अपना स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए रिगार्डिंग के हार्ट की डिजीज़ है या नहीं है, ये डिस्पाइट जिसके पेन है या नहीं है। अब इनको जो पेन हो रहा है वो उसमें इन्होंने ऑलरेडी वर्कअप करा लिया है। अब उस वर्कअप में इनके कोई कार्डियक रिलेटेड इशू नहीं निकला। तो आजकल जो ज़्यादा स्क्रीनिंग के लिए एक बड़ा अच्छा टेस्ट है जो कि ज़्यादातर लोग रिकमेंड कर रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट, कि आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम करा लें। सीटी से कैल्शियम स्कोरिंग भी करते हैं और पिक्चर्स भी लेते हैं। ये चीज़ें करा लें तो इससे अगर आपका ये क्लियर आता है तो मेरे नहीं ख्याल है कि उनको कोई हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, स्पेशली अगर इनके पेन है फिर मस्कुलर होगा, क्योंकि अगर इनके रिस्क फैक्टर्स भी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर इन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट को एवेल्यूएट करा चुके हैं और इसने एक्सक्लूड कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इनको उस पर वरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, सोबिया का जवाब आपने देना है, मगर एक और कॉलर हैं। आज काफ़ी सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, फिर सोबिया के जवाब से हम शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। है साहब, आज ही मैं सोच रही थी कि आप तो कहीं गायब हो गए शायद। नहीं, मैं एक्चुअली मेरा जो एल्बो ब्रेक हो गया था, गिर गया था सीढ़ियों से, तो वो मेरा एक राइट हैंड काम नहीं कर रहा। तो अब आप ठीक है? नहीं, हाँ, एक हफ्ते का प्लास्टर है, थिंग्स आर गोइंग वेल। अच्छा, पहले तो तमाम मौजूद डॉक्टरान को सलाम करना चाहूंगा और मैं डॉक्टर गुफरान का नाम मैंने बहुत सुना है और आई एम ग्लैड टू सी हिम कि माशाल्लाह बहुत से कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़ा नाम है इनका। और नुसरत, मैं अगर कहूँ ना, इस पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं कार्डियोवैस्कुलर जब बना था, बहुत छोटा था, मैं वहाँ जाता रहता था, डॉक्टर रहमान मांग हुआ करते थे, बहुत मशहूर डॉक्टर थे। और वो मैं अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान में इतने अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट थे कि यू कैन ट्रस्ट ऑन दैम। मेरा सवाल डॉक्टर गुफरान से और डॉक्टर इकरा से ये मेरा सवाल है कि देखें, हम जब कभी आजकल बहुत अर्ली एजेस में भी जो ना कार्डियक लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, अब जब हम पहुंचते हैं, कोई भी बंदा जब पहुंचता है तो एकदम पता लगता है कि उसके वॉल्स बंद हो गए हैं और स्टंट डाल रहा है और वो फिर जाहिर पैनिक हो जाता है। तो एक तो ये बात है कि वो जो एक प्रॉब्लम थी स्टंट डालने की, उसकी मेरे ख्याल में बहुत आसानी है, उसके बारे में जरा पता। और दूसरी बात है कि ये जो ब्लॉकेज आ रही है अक्सर लोगों की सर्टेन एज पे आती है, इतनी अर्ली स्टेजेस में आती है, तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? अच्छा, और एक और आखिरी सवाल ये कि अगर आपका बाईपास हो गया है तो बाईपास क्या 12-13 साल बाद वो फिर ड्यू हो जाता है, क्या जरूरी है? क्योंकि मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, तो जस्ट आई वांट टू नो दिस। थैंक यू। ठीक है, हम ऑन एयर आपको सब कुछ बताते हैं। पहले सोबिया के जवाब से शुरू करेंगे। आपको सवाल याद है उनका? चेहरे पे पसीने और बाकी जो उन्होंने बताया। जी। सोबिया के जो सिम्टम्स थे वो थोड़े से ऐसे वेक सिम्टम्स बता रही थी, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि शी डिडंट मेंशन हर कोमॉर्ब्स, उनका वेट कितना है, उनको डायबिटीज़ है या नहीं है, ब्लड प्रेशर उनको रहता है या नहीं है। तो जब तक ये चीज़ें हमें पता नहीं होती ना, तो हम ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं कर सकते। तो शी शुड विज़िट हर नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले तो अपनी बीपी की मॉनिटरिंग कराएं, कोई 3 दिन की जो अपनी बीपी की रीडिंग है, एक सुबह की, एक शाम की और एक रात की, ये बीपी की रीडिंग्स वो नोट करें। और एक आध दफ़ा अगर करीब में कोई हॉस्पिटल हो तो वहाँ से जाके शुगर, एक फास्टिंग शुगर और एक रैंडम शुगर ज़रूर करवाएं। ये चीज़ें लेके अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं।
फिर उनको ये सारे सिम्टम्स बताएं, तो फिर हो सकता है वो कुछ आपके बेसलाइन टेस्ट करवाएंगे। बेसलाइन टेस्ट में आपका पहले एक हीमोग्लोबिन होगा। अक्सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो मसला ही हमारा यही है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इतना कॉमन है ख़वातीन में, तो HB बहुत ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन करवाना चाहिए। एक इनका किडनी का फंक्शन टेस्ट होना चाहिए, क्रेटिनिन और यूरिया ये होना चाहिए। दूसरा इनका HbA1c ये होना ज़रूरी है कि हमें पता चले कि इनका शुगर का और ब्लड प्रेशर का स्टेटस क्या है और इनका ये पेन कहाँ से ओरिजिनेट होता है। बाज़ दफ़ा ख़वातीन में ज़्यादातर देखने में ये आया है कि जो नॉन कार्डियक पेशेंट नहीं है, चेस्ट पेन, पसीने आना और ये ऐसी कैफियत जो ये बयान करनी थी, अक्सर ये ख़वातीन में या मर्दों में भी एंजाइटी के वक्त भी ये होती है। स्ट्रेस और एंजाइटी चेस्ट पेन को और इस वाली कंडीशन को, पसीने आना और घबराहट फील करना, इसको एग्जैजरेट करते हैं। सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि हाँ सही है, अल्लाह ना करे कोई हार्ट का इशू नहीं है, उससे पहले दीगर और इश्यूज हैं जो हो सकते हैं। पहले रूल आउट करें, आप किसी टेंशन में तो नहीं है, स्ट्रेस में तो नहीं है, एंजाइटी की सिचुएशन में तो नहीं है। ये सब चीज़ें जब रूल आउट हो जाएं, आप अपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग लें, डॉक्टर के पास जाएं, फिर वो आपको फर्दर टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके तहत फिर एक लाइन से फॉलो करेंगे। और लेकिन डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। एक और कॉलर है, फिर हम यही साहब का सवाल का जवाब भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल सत्तार साहब। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? सर मैंने MVR करवाया था पहले 1998 में। अच्छा। लाहौर से, फिर वो 12 साल बाद MVR को दोबारा मुल्तान से कराया है। उन्होंने कहा कि ये तो ठीक चल रहा है, इसके साथ वाला वाल जो है ना जी वो काम छोड़ रहा है, उसका भी MVR कराएं। ठीक है, तो ये सवाल ये है कि करवा लें या नहीं करवा लें, ये पूछ रहे हैं आप। ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं। और बहुत गहमा गहमी सुबह वाली आपके घर में इस वक्त हो रही है। तो डॉक्टर साहब, पहले याह्या साहब ने जो सवाल किए उसमें वो स्टंट और वॉल जो बंद हो जाते हैं और फिर उसके बाद स्टंट के बारे में उन्होंने कहा था कि प्रोसीजर अब आसान हो गया है और जो कोई जाता है उसको यही बताया जाता है कि जी वॉल्स बंद हो गए हैं, अब स्टंट। उनका इनके बहुत अच्छे सवाल इन्होंने किए। इन्होंने एक तो सवाल ये किया कि एक अचानक लोगों को न्यूज़ ब्रेक की होती है। तो देखिए इसमें जो हार्ट डिजीज़ मोस्टली अचानक ही होती है। उन लोगों में अवेयरनेस नहीं होती तो उनको ये पता लगता है अचानक ही है। लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल किसी को रिस्क फैक्टर है और उसका रिस्क स्कोरिंग अगर वो पहले से अपने आप की स्क्रीनिंग कराता रहेगा तो उससे पहले ही पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ लोगों में रिवाज नहीं है ये। तो लोग डॉक्टर के पास उस वक्त जाते हैं जब उसे फर्स्ट अटैक होता है। बिल्कुल। तो दैट्स वाई इसीलिए वो उनको वो कहते हैं अचानक होगी, हालांकि अचानक नहीं हुई, ये डिजीज सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लेकिन हम उस वक्त लहसुन शहद और वो जो मुरक्कब है वो पी रहे होते हैं। और वो दूसरा वो है कि वो भी कर रहे होते हैं, इग्नोर भी कर रहे हैं। हाँ तो ये करते हैं ना घर में, इससे सही हो जाएगा कहते हैं। जब मजबूर हो जाते हैं फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। एक तो चीज़ ये बड़ी कॉमन है हमारे लोगों में ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टेंट्स जो लगाते हैं स्टेंट, वो प्रोसीजर ये कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। ये भी एक ये ट्रीटमेंट है ब्लॉकेज को रिमूव करने की। तो बाईपास एक डिफरेंट अमल है, उसके लिए चेस्ट ओपन करके करना पड़ता है और वो जो ब्लॉकेज है हम उसको नहीं छेड़ते, उसके अराउंड एक बाईपास वो ग्राफ लगा देते हैं। जो स्टेंट्स होते हैं उसमें उस ब्लॉकेज के अंदर जाके उसको बैलून के जरिए इन्फ्लेट करके वहाँ एक स्प्रिंग लगा देते हैं, तो जिससे वो ब्लॉकेज ट्रीट हो जाती है और फ्लो वही नॉर्मल रास्ते से जाता है। जबकि बाईपास में नॉर्मल रास्ते से फ्लो नहीं जाता, बाईपास के ज़रिए जाता है। तो इसमें एक उनका बाद में कुछ इसमें बाईपास से बंद हो जाते हैं। हाँ, स्टेंट्स का ये होता है कि देखें स्टेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि स्टेंट्स में दोबारा ब्लॉकेज आ सकती है। तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। जो इनिशियली जब स्टेंट्स आए थे ना तो वो ऐसे थे कि वो स्टील के बने हुए हैं या और उसके अंदर जो है ना वो कोटेड नहीं होते थे मेडिसिन से, तो उसके अंदर जो है ना ब्लॉकेज डेवलप होनी शुरू हो जाती थी, टिश्यू ग्रोथ हो जाती थी वो ब्लॉक। तो इनको हम कहते थे बेयर मेटल स्टैंड, यानी मेटल के हैं लेकिन वो नहीं बना हुआ, वो अंदर कोई दवाई नहीं लगी। फिर इसको ब्लॉकेज को दोबारा ये तकरीबन 15-20% लोगों में दोबारा ये बंद हो जाते थे। फिर स्टेंट चेंज हो गया। अब क्योंकि इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है एक्टिव, तो अब स्टेंट्स ऐसे आ गए जिनके अंदर मेडिसिन वो कोटेड हुई होती है। वो मेडिसिन वो होती है जो इसको ब्लॉकेज को नहीं होने देती। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है तो एक उनका भी जवाब दे दीजिए। अब्दुल सत्तार साहब ने कहा था कोई NBR क्या हुआ था? इनका सवाल बहुत अच्छा है। देखें
जब भी वाल्व रिप्लेसमेंट होती है ना, उसमें टाइप ऑफ वाल्व बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी को मैकेनिकल वाल्व लगता है जो कि मेटल का या मेटल अलॉय का होता है, वो उसके साथ एंटीकोगुलेशन अगर दवाई लेते हैं ना वारफ्रिन, तो ये वाल्व काफ़ी अरसे तक चलता है। लेकिन इस वाल्व में भी लेटर ऑन जाके प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन एक दूसरा वाल्व होता है जो टिश्यू वाल्व होता है। टिश्यू वाल्व जो है ना, ये डिजेनरेट हो जाता है 10 से 15 साल में। एक तो ये प्रॉब्लम तो जो दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत उस वाल्व पे भी पड़ सकती है, ठीक है, या ये होता है कि दूसरा वाल्व उसके साथ जो है वो ख़राब है, उसमें ज़रूरत। अब क्योंकि वक्त तो मुझे कहा जा रहा है बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन वन लाइनर आपने बोलना है और एक शेर आपने छोटा सुनाना है, तो मैं थोड़ा लीवरेज ले लेती हूँ जल्दी से। एनी वन लाइनर टुवर्ड्स द एंड। व्यूवर्स के लिए बस ये कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत का और अपनी दिल की सेहत का बहुत ख़ास तौर पे ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि दिल बहुत नाजुक चीज़ है, तो हमें पता है कि इसको कैसे डील करते हैं। तो आप ज़रा सा जो है वो दिल टूटने का जो एहसास है ना, वो बड़ा तकलीफ दे अमल होता है। और डॉक्टर साहब के शेर पर ही हम ब्रेक पर चले जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। जी वो शेर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी छोटा सा शेर सुना देता हूँ कि जब हम चेस्ट ओपन करते हैं तो जल्दी से डॉक्टर साहब टाइम आ देख ले कि सीना भी ताज़ा हुआ है चाक, फिर हमसे अपना हाल दिखाया न जाएगा। ब्रेक।